इनसाइडर इंडिया के फेसबुक पेज पर हैं इस समय। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कार्यक्रम है संवाद और विषय है पर्दे के पीछे क्या है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं, तमाम चीजें माउंट आबू में होती रही है, होती रहती है। इन सब के बीच आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी का हित, आम आदमी की परेशानियां, आम आदमी के मुद्दे आखिर गुम कहाँ हो जाते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान, मैं हालांकि सभी जानते हैं, कोई भी इनमें से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो किसी परिचय का मोहताज हो, फिर भी ये औपचारिकता मैं पूरी करता हूँ। हमारे साथ है नेता प्रतिपक्ष पार्षद सुनील आचार्य, मेरे पास कांग्रेस से पार्षद विकास अग्रवाल। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ इसलिए भी कि बहुत सारे लोग आमंत्रित थे कांग्रेस और नगर पालिका में कांग्रेस के पक्ष से, मगर सबके अपने अपने कारण, सबने अपनी अपनी अलग अलग बातें बताई हैं और वो लोग इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, जबकि उनका होना ज्यादा महत्वपूर्ण था, उनका आना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो आकर के आपकी बात और आपके सवालों के जवाब देते तो यहां इन सारी बातों की सार्थकता सिद्ध हो सकती थी। मैं इसे अनफॉर्चुनेट कतई नहीं कहूंगा। कोशिश चलती रहनी चाहिए। मेरा आग्रह उनसे लगातार होता रहेगा कि वो आपसे आकर सीधा संवाद करें, बताएं आखिर आपकी मुश्किलों का हल क्या है। मेरे साथ पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेश टिंगर जी हैं। एक लंबा अनुभव राजनीति का, एक लंबा अनुभव जनता की सेवा का, और वो आपसे उन सारी बातों पर तमाम बातें कह पाएंगे जिनसे आपको एक मार्गदर्शन मिल सकता है, हमें गाइडेंस मिल सकता है कि वाकई इन समस्याओं के निदान के लिए हम मिलजुल कर क्या कर सकते हैं। ये वक्त बिल्कुल राजनीति का नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन इसके बावजूद उत्तर देने को नकार दिया जाना निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है। मेरे साथ व्यवसायी और नक्की व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक जी वर्मा हैं। एक आम नागरिक के तौर पर समस्याएं क्या हो सकती हैं, एक आम नागरिक किन परेशानियों से जूझ रहा है, इन सब पर हम सीधी बात करेंगे। अशोक वर्मा जी से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिनंदन है आप सभी का। न जाने क्या है, किस बात की पर्देदारी है, ठीक से छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सवाल यही था और बात, ये शीर्षक भी यही से शुरू होता है कि पर्दे के पीछे क्या है। मैंने हालांकि जिक्र करना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है कि पैनल में सिर्फ यही लोग नहीं थे। जो लोग जवाबदेह हैं, जिनको बुलाया गया, जो नहीं आ सके, उनके अपने अपने कारण हैं। मैं उन कारणों का सम्मान करता हूं, उनकी इच्छाओं का सम्मान करता हूं। उन्होंने जो बात कही है, जिस वजह से कही है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं। मैं आपको नाम बताता हूं, पालिका अध्यक्ष जीतू राणा, उन्हें भी संवाद में आमंत्रित किया गया था ताकि पालिका की तरफ से एक पूरी बात एक सलीके के साथ रखी जा सके। वो इस शहर के प्रथम नागरिक हैं, हमें बहुत उम्मीद थी कि वो आएंगे, मगर उन्होंने कारण बताया, आज वो माउंट आबू में नहीं है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, मैं इनके उस बयान का समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि उन्होंने जो कहा है वो सही है। पालिका उपाध्यक्ष रणजीत बनौधा को यहां बुलाया गया था, उन्होंने अपने कारण बताए हैं। उन्होंने जो कारण बताए, मैं माफ कीजिएगा, इस लाइव शो पर आपसे उन कारणों का जिक्र नहीं कर सकता। किसी की निजता का भी सम्मान किया जाना चाहिए। हमने नारायण सिंह भाटी जी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं और माफ कीजिएगा, इस नगर पालिका मंडल में एक महत्वपूर्ण हैसियत रखते हैं। उनको सादर आमंत्रण भेजा था, मैंने फोन पर उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि इन तमाम मुद्दों पर जवाब देने के लिए उनको जो समय चाहिए उसमें वो
पुख्ता कागजों के साथ मेरे से बात करना चाहेंगे, मुझे उनके जवाब की प्रतीक्षा है। जिस दिन भी वो कहेंगे हम फिर एक शो करेंगे, फिर लोगों को बुलाएंगे, फिर बात करेंगे आपके मुद्दों पर, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान जरूरी है। बाकी सारी बातें खारिज कर देनी चाहिए। मैं सीधे आमंत्रित कर रहा हूं अशोक जी वर्मा को। अशोक जी, आम आदमी आज की तारीख में क्या महसूस कर रहा है? अगर आप नगरपालिका से संबंधित कोई बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ कुछ समय पहले माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान ने बिल्डिंग बायलॉज को लागू किया था। मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा स्टेप था वो। काफी वर्षों से माउंट आबू की जनता त्रस्त थी कि यहाँ रिपेयरिंग, बिल्डिंग की छोटी मोटी रिपेयरिंग, बाथरूम बनाने, जो एक राष्ट्रीय एक मोटो है, ठीक है, उसके अलावा किसी की टाइल्स चेंज करनी है, किसी को प्लास्टर करना है, नहीं हो पाते थे। बड़ी मुश्किल होती थी कि टोकन लो, आप हमसे परमिशन लो, उसकी आप फोटोग्राफी भेज दो, हम परमिशन देंगे, हमारा कर्मचारी अधिकारी आपको चेक करने आएगा आपके यहाँ है नहीं है, उसके बाद एसडीएम साहब के यहाँ से टोकन होती थी। बड़ा अजीब सा लगता है, किसी बार वाले से बात करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। बोले सीमेंट के लिए टोकन किस चीज का, बजरी के लिए टोकन किस चीज का, ईंट के लिए टोकन किस चीज का, हमारे यहाँ तो नहीं है। हम उनको कहते थे हमारे यहाँ है, क्यों हमारे यहाँ रिपेयरिंग ऐसे नहीं कर सकते आप डायरेक्ट। तो हमें खुशी हुई कि गहलोत सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज को लागू किया। उसमें 8 ऐसे पॉइंट्स उन्होंने दिए कि इन पॉइंट्स में जैसे आपको प्लास्टर करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, बाथरूम बनाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, फर्श डालने के लिए, टाइल्स डालने के लिए, है ना, सेप्टिक टैंक बनाने के लिए, कुछ पाइपलाइन वगैरह ठीक करने के लिए, सभी में सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, रेत सबकी जरूरत होती है। नो डाउट पहले इसकी जरूरत थी कि टोकन लिया जाए, लेकिन इस ऑर्डर से, बिल्डिंग बायलॉज के लागू होने के बाद में, इसके साथ ही वो ऑर्डर में निकाल दिया था इन्होंने कि इन चीजों में आपको टोकन की जरूरत नहीं है, परमिशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्डिंग अगर आपको नई बनानी है, नए कमरे खड़े करने हैं, नई आपकी नई कोई प्लानिंग है, नो डाउट उसके लिए जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसको फॉलो करने चाहिए, हम भी मानते हैं। सुरेश जी, आप जो कह रहे हैं कि पहले इन सब चीजों के लिए परमिशन की जरूरत नहीं थी, व्यवस्था में क्या बदलाव आ गया, ये सब कैसे बदला? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा आपको, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मास्टर प्लान अक्टूबर 2015 में लागू हुआ। शायद सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। बिल्डिंग बायलॉज 9/3/2019 में लागू हुआ। रही बात कि निर्माण कार्य पर प्रतिबंध 25 जून 2009 को लगा। क्यों लगा, आबू की जनता जानती है। माउंट आबू में अवैध निर्माणों को लेकर शिकायतों का दौर चलता रहा, और कई लोग ऐसे हैं इस शहर में, वो नहीं चाहते कि मेरे सामने मेरे टक्कर का कोई अच्छा सा मकान हो किसी का। कुछ बड़े हाथियों का झगड़ा था, और बड़े हाथियों के झगड़े में एक दूसरे की शिकायत के चक्कर में माउंट आबू पर शिकायत ये हुई कि माउंट आबू पर बहुत बड़ा निर्माण हो रहा है, चट्टानें तोड़ी जा रही है और लाखों की तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखते हुए निर्माण कार्य माउंट आबू पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाया, तब बात यहां आई कि यदि प्रतिबंध लगा दिया तो क्या माउंट आबू में निर्माण नहीं होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया सरकार के माध्यम से कि यदि आपको परमिशन देनी है तो मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करा, जिसके अध्यक्ष संभागीय आयुक्त रहे, सेक्रेटरी जिला कलेक्टर और नोडल अधिकारी के रूप में उपखंड अधिकारी थे। यह प्रक्रिया 2014 में प्रारंभ हुई। उपखंड अधिकारी जी थे यहाँ पर एच गोइटे जी, और टोकन पद्धति जब से चालू हुई। टोकन पद्धति चालू होने में स्थिति यहां आई कि यदि कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है, कितना निर्माण कार्य करना चाहता है, रिनोवेशन, रिपेयरिंग, एक नगर पालिका का आईएन, पटवारी मौका मुआयना करेंगे
उस व्यक्ति को क्या रिपेयरिंग की आवश्यकता है, क्या रिनोवेशन की आवश्यकता है, उसके अनुरूप मौका मुआयना होता, फोटोग्राफ्स लगते और जो व्यक्ति को जो जरूरत थी वैसा ही उसको अनुमति मिली। और मैं बताना चाहूंगा कि मॉनिटरिंग कमेटी बनने के बाद कम से कम 700-800 से अधिक रिनोवेशन रिपेयरिंग की अनुमति मिली लोगों को। ये कब की बात है? 2009 से जब ये मॉनिटरिंग कमेटी बनने के बाद मॉनिटरिंग कमेटी ने परमिशनें दी हैं और तभी से अनेकों लोगों को जिसके अनुरूप जो चाहते थे रिनोवेशन रिपेयरिंग की, लगभग लोगों को जो प्योरिटी पे थी कि वास्तव में इस व्यक्ति को भवन इसका इस स्थिति में है, उसको अनुमति देनी चाहिए और उसको अनुमति मिली। एक राहत थी, लोग अगर रिपेयर करना चाहते थे तो उनको राहत मिलती थी, हो जाता था जी। चुनाव से एन पहले जी क्या कोई ऐसी घोषणा, कोई चर्चा हुई थी कि ये टोकन पद्धति समाप्त हो जाएगी? कहा था, बहुत बड़ा एक मंच लगा था और मंच में काफी अच्छे लोग माउंट आबू के थे, उन्होंने ये कहा था टोकन पद्धति खत्म कर देंगे, निर्माण सामग्री आपकी इच्छा अनुसार आप लोग ला सकते हो, निर्माण कार्य आपको करना है इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन मैं बताना चाहूंगा लोगों को, माउंट आबू की पब्लिक को गुमराह किया गया। मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी, परिवहन एवं निर्माण सामग्री को देखने के लिए डिविजनल कमिश्नर, जिला कलेक्टर और नोडल अधिकारी, उपखंड अधिकारी माउंट आबू की देखरेख करेंगे, क्योंकि माउंट आबू दूसरे सेंसिटिव जोन में आता है। सुनील भाई, ये जो घोषणाएं हुई उसके बाद आज की स्थिति में कोई बदलाव है? कुछ बदला है, कुछ राहत है, नगर पालिका कुछ कर रही है, क्या स्थिति? जनता की तरफ से अभी अशोक जी ने अपने वक्तव्य रखा, क्या समस्या है। मेरे साथी पूर्व चेयरमैन सुरेश जी ने बताया कि भाई क्या था और क्या हुआ। इन्होंने भी अपनी बात में कहा कि भाई घोषणा हुई थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ये जग जाएंगे। टोकन पद्धति क्यों हुई, क्या आवश्यकता थी। इन्होंने बताया कि मास्टर प्लान लग गया, बायलॉज बन गई। जब कानून बन जाता है तो कानून का एग्जीक्यूशन होना चाहिए और धरातल पे कानून का एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। अशोक जी ने कहा कि बायलॉज पास हो चुके हैं, चेयरमैन साहब ने बताया, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब ने बताया कि ये ऐसा हो चुका है, फॉर्मेशन ऑफ द कमिटीज और फिर टोकन पद्धति और उसकी मॉनिटरिंग और उसके ऊपर किस तरह की व्यवस्था। परंतु इस पूरे चीज के अंदर जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। क्यों ठगा महसूस कर रही है, मैं आपको इसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि नगर पालिका बिल्डिंग बायलॉज 2019 उसके अंदर स्पष्ट प्रावधान है, न्यू कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल चेंज इन द बिल्डिंग। अगर आपका भवन के अंदर आप कोई रिनोवेशन करते हो, एडिशन ऑल्ट्रेशन करते हो, तो आप उसकी परमिशन के लिए आपको जाना है या नया बनाना है। इंटरनल चेंज, अगर आपका कारपेट एरिया एज इट इज है, जैसा अशोक जी ने बताया कि आपको प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग और इसकी करनी है, तो इसके अंदर आपको इन्हीं चीजों की आवश्यकता नहीं है। इस बात का मैं कहना चाहूंगा कि व्यवस्था क्यों बनी। व्यवस्था के अंदर यह था कि अगर आप किसी चीज को रोक लोगे तो उसके अंदर भ्रष्टाचार बनता है। मंशा कुछ भी हो, टोकन पद्धति का उनकी मंशा ये होगी कि आप बहुत ज्यादा मटेरियल आ रहा है और इसका दुरुपयोग नहीं हो और आबू का स्वरूप खराब नहीं हो, इस वजह से उन्होंने टोकन। परंतु इसके विपरीत इसके अंदर जितनी कालाबाजारी हुई, इतनी साइडी कभी हुई होगी। इसके अंदर जो एजेंसीज, अधिकारी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व थी, चाहे हमारे सरकारी ठेकेदार हो चाहे प्राइवेट ठेकेदार हो, उनकी चांदी हो गई थी। एक ट्रैक्टर जो 3,000 रुपये से 3,500 रुपये का, सैंड तो मैं कह सकता हूं डस्ट का, बजरी तो वो वर्तमान के अंदर ब्लैक के अंदर 9,000 रुपये का बिकता है। एक डंपर जो 9,000 रुपये का आता है वो 30 से 35,000 रुपये का बिकता है। कि भाई कल से टोकन व्यवस्था खत्म, कल आने देंगे, तो कल आप लोग ही हमको ये बोलोगे कि वहां अवैध बन रहा है, वहां अतिक्रमण हो रहा है, वहां तुमने झोपड़े बनवा दिए, तुमने फलाना बनवा दिया, तो उसका हम कैसे लेंगे आपके? मैं आपसे विकास जी यही कहना चाहता हूं कि यदि ऐसी
तो हम भी एक मिनट ऐसी परेशानी थी तो 2014 में खुले आप भी मंच पे चेयरमैन थे। आबू की जनता को गुमराह क्यों किया गया? गुमराह नहीं कर रहे ना, गुमराह नहीं कर रहे। कहाँ गुमराही किया मंच पर, नहीं, आपने बहुत बड़े मंच पे आप गुमराह टोकन- किया। सुनो, सिस्टम बना के हम लोग खुला 2 कर दे। महीने के अंदर माउंट आबू को ऐसा कर देंगे, तो माउंट आबू को आपको टोकन टोकन वर्ड खत्म कर टोकन देंगे। वर्ड हटा देंगे हम, टोकन वर्ड हट जाएगा। आप परमिशन मिलेगी एक लेटर पे कि भाई आपकी ये जगह, आपको ये चाहिए, कितने समय में हटा देंगे? ये 15 दिन में। चलो मैं ये हमारा बहुत कमिटमेंट अच्छी है। बात आपसे है। अनुरोध बहुत मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि होता डिबेट वापस करेंगे। सिस्टम चेंज हो जाएगा, सिस्टम चेंज हो जाएगा। यानी हमको उपखंड अधिकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं वो है। 100% आप भूल जाओ। वो हमारे आगे अधिकारियों ने और हमारे जो भी नेता है, रतन देवासी हुए, हमारे जो भी एमएलए हुए, हमारे जो जिला अध्यक्ष, उन्होंने हमको कमिट किया कि भाई ये तकलीफ हम फ्री कर देंगे। बहुत अच्छी बात। कांग्रेस की एक घोषणा बात बताओ कि सिस्टम होना गुना है? सिस्टम होना चाहिए। हाँ, होना ये खुला करते हैं। आप ही बताओ मेरे, हाँ सुनील जी कुछ बोलना चाह रहे हैं प्लीज। आप ही ये प्रश्न में जवाब दो कि सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम खोल दे। सुनील भाई कहना चाह रहे हैं इस बात को? मेरे साथी पार्षद विकास जी ने कहा सिस्टम होना चाहिए। हमारे अध्यक्ष महोदय, पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि टोकन प्रथा कब लगी, क्या उसके पहले टोकन था? मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ, टोकन क्या 2016 के पहले टोकन पद्धति थी क्या? नहीं थी। आप ही का बोर्ड था। अगले बोर्ड में टोकन तो था मैं ना। आपको बता दूं, मैं आपको 2016 की बात कर रहा हूं, मैं तारीख बता रहा हूं आपको। 2009 से 2014 में बोर्ड कांग्रेस का था। टोकन पद्धति थी क्या? नहीं थी। मैं वो तो कांग्रेस की उपलब्धि थी, सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहली बात सुन लीजिए। वो नहीं थी। सुन पर लो। आप लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया, सुन लो, इतना गड़बड़ सुन लो, किया, सुन लो, मैं आपको तो बता- सिस्टम का आया। सुन लो, मैं आपको बता दूं, अभी हमारे साथी ने कहा कि टोकन व्यवस्था 1994 में नहीं थी, 1999 में नहीं थी, 2004 में नहीं थी। टोकन व्यवस्था 2016 में हुई, जैसा इन्होंने बताया। कि क्यों, इसका रिजल्ट क्या हुआ पता है आपको? दोनों को मैं बोल रहा हूँ। हाँ नगर पालिका के जो हमारे ठेकेदार ठेका लेते थे, वो 20% 30% बिलो बीएसआर रेट कोट करते थे। क्यों करते थे? उनको पता है कि कंस्ट्रक्शन में रोड व नाली में पैसा नहीं मिलेगा, हमारे को तो टोकन पद्धति के अंदर ही मालामाल हो जाएंगे। और इसका जीता जाता है एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल बताओ मैं कि साहब आपको- टोकन व्यवस्था कैसे खाली कर सुनो, दी? मैं आपको बता दूं। हाँ, बताओ। उसका जीता आप जाता चाहते है नहीं हो example क्या क्या खोल हुआ? देंगे? नहीं नहीं, तो आप बोलोगे कि खोल मैं आपको दिया। बता दूं। अवैध निर्माण हो रहा है, टोकन अवैध निर्माण हो रहा पद्धति है। खोलना आप नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हैं? नहीं आता है क्या नहीं आता? टोकन पद्धति को खोलना। हाँ? नहीं आप खुद बोल रहे हैं ना, मतलब आता। नहीं है ना हमारा नहीं, अधिकार। नहीं, बिल्कुल है। तो हमारा- ये आप दोनों ही सिस्टम से पहले चेक करो अपने मैं आप। आपको बता दूं, मेरे साथी पार्षद आप खुद ही बोल रहे हो कि नहीं हो आप सकता। चौथी बात नगर पालिका हाँ। में आए हैं, हम नगर पालिका चुने हुए हैं। ये टोकन कोई कानून नहीं है, एक व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था बनी है। पहले मेरी बात सुन लीजिए। टोकन एक व्यवस्था थी। व्यवस्था क्यों थी? गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी रिपेयर एंड रिनोवेशन की, उसको मॉनिटर करने के लिए। जब हमारे नोडल अधिकारी थे तो क्या साहब इलीगल मटेरियल छुपे लोग बना देते पर इसको परमिशन देंगे मटेरियल, उसका रिजल्ट व्यवस्था को सुचारू नहीं हो पाया, उसके अंदर भ्रष्टाचार तो फैल गया। मास्टर प्लान मैं तो- 2015 में लागू हुआ मैं विकास तो भाई- 2019 तक बोर्ड आपका था, मैं तो आपको आप भाई बता लोग दूं- उसको नहीं ला पाए। मैं आपको बता दूं दोनों बात। विकास सरकार भाई, आपकी थी। विकास भाई आपको मैं हाँ। बता दूं, कोई बात नहीं, विकास भाई ने 15 दिन का वादा किया। मैं आपको इस बात को पहले स्पष्ट, आपकी सरकार थी, हमारी व्यवस्था थी, हमारी- हमारी आप भी सरकार चेयरमैन की थे उपलब्धि- सुनो। 2015 से 2019 तक। कहाँ भाई लोग छुपा रखा था आपने? मैं आपको बता दूं, ये काबिलियत बोर्ड की काबिलियत थी, जनता की आवाज की, जनता का जो आंदोलन था। और आपको पता होना चाहिए के अंदर नगर पालिका वो जो भी है, सुन लीजिए, भाई पहले पानी सुन- पीने को मिलता है, सुन लो। आपके पास सिस्टम। अशोक ये जो यहाँ पे बामन मार्जी पे घोषणा, आपको पता है बाइलोस क्या था? घोषणा किस बात की? घोषणा हुई भाई, उस पे जो भी करवाया हमने। सुन लो। अरे मान्य
जानते हैं कि बायलॉ संशोधन में नहीं कर रहा हूँ, संशोधन में नहीं कर रहा हूँ। बायलॉज नगर पालिका माउंट आबू का 2017 में पास हुआ, तो कहाँ गया 2019 तक? एक मिनट में बताऊं, उसके अंदर भाई आपको बात बता दें, आप के म्युनिसिपल बायलॉज तत्कालीन गवर्नमेंट में पास हुए थे संशोधन, क्योंकि उसके अंदर त्रुटि रह गई थी कि ये एग्जीक्यूट कब होंगे जब आपकी सहमति प्राप्त करने के बाद। दो को पहले शब्दों पे जाओ, नहीं कौन से बोर्ड में? आपके बोर्ड में प्रशांत जी, हमारे बोर्ड में तो अभी चालू हुए हम लोग। अपन तो कहने वाले मैं आपको बता दूं, चर्चा चल रही है कि कैसे इस व्यवस्था को सुचारू आरोप बहुत लग सकते हैं। अगर आप सुनना चाहते हो तो अभी बहुत मैंने जवाब दे दिया आपको। हम लोग कि भाई बिल्कुल मैं आपको का हिस्सा हूँ, मैं कोई कांग्रेस नहीं हूँ, बीजेपी नहीं हूँ। आप अपने आप को हमारा हिस्सा भी मानते हो और फिर एक राजनीतिक मंच के ऊपर भी आ जाता हूँ। क्यों जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बता दूं विकास भाई, कोई निर्णय लिया जाता है के ऊपर किसी को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। अब रही बात, क्या आपको इस व्यवस्था को जरूर चलना चाहिए? मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, ये कह रहे हैं कि कमेटी बन जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, जाने से इतना बड़ा बदलाव आ जाता है जो आज नहीं है वो कल हो जाएगा। जानना चाहती है कि टोकन व्यवस्था समाप्त हो सकती है क्या? कोई आसान रास्ता निकल सकता है या वाकई में बोर्ड के पास इतना अधिकार है कि वो इस व्यवस्था को बदल दे? टोकन व्यवस्था को खत्म करने के लिए इन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम 2 महीने में खत्म कर देंगे इस चीज को। ये बच्चा जानता है, लिखी हुई है ना? फिर क्यों नहीं हुई 2 महीने में? अभी आप 8 महीने 7 महीने कोविड की बात कर रहे हैं, क्यों? जनता ने वोट दिया इस बात पे। मुझे एक बात 18 सीटें ऐसे ही नहीं आई। आप बात कर रहे थे कि बोर्ड की मीटिंग की, आपने शायद बोर्ड की मीटिंग बुलाने के लिए 3 बार लेटर दिए, तो बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाने के पीछे क्या रीजन है? मैंने कौन सी तारीख को? मैंने 3 बार लेटर दिए। कोरोना में दिए? मैं आपको पहले बता दूं, जब ये भी मैं आपको बता दूं, कोरोना नहीं, जिस टाइम हमारे बजट की बैठक हुई और जनवरी के अंदर, कोरोना का आया है मार्च के बाद, 21 मार्च के बाद, जनवरी फरवरी मार्च, आपको बुलाने बजट की मीटिंग हुई भाई साहब वो जनवरी में हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिफोर कोरोना। उसके बाद हमने लिख के दिया कोरोना के अंदर, क्या आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया? हमारे चेयरमैन साहब ने 5 साल में कितनी मीटिंग करी? कौन सी बोर्ड की? आपको प्रावधान है 3 महीने में एक बार करनी है? हमारे पुराने चेयरमैन साहब ने कितनी मीटिंग करी? आपने बोर्ड क्या की? किया विकास भाई? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे पूरे बोर्ड ने कितनी मीटिंग करी? आपसे ज्यादा। हाँ? आपसे ज्यादा। हम तो चालू हुए अभी। आपके पूर्व बोर्ड से ज्यादा करेंगे हम। आपके पूर्व बोर्ड से 3 गुना ज्यादा बैठक करी। 3 गुना ज्यादा शुरू हुए सर। आपके पूर्व बोर्ड के 3 गुना ज्यादा बैठक करी है। विकास भाई बोल रहे हैं अब हम बैटिंग करेंगे, करेंगे लेकिन आपकी जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? कब करेंगे? आप आज करेंगे गुमराह समझ रहे हो? मीटिंग बिल्कुल आप 5 साल लेके बैठ गए, फिर गुमराह नहीं को आपने 2 महीने का वादा किया था, इसलिए बता रहा हूँ। आपने 2 महीने का वादा किया था, इसलिए मैं बता रहा तो हूँ। हमारे बोर्ड की अगर आप 5 साल लेके बैठ गए, उसमें कोई गुमराह नहीं हुआ। हमने अभी भी गुमराह समझ हमने रहे एक घोषणाएं नहीं की। माउंट आबू के नागरिक के रूप में आप ये जो टोकन सिस्टम को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? एक माउंट आबू के नागरिक के रूप में एज ए पार्टी मैं बोलता हूँ सर, आप पार्टीबाजी भूल जाइए। पार्टीबाजी ये भूल टोकन जाइए। सिस्टम है, ये अच्छा है या बुरा है? इसमें जनता त्रस्त हो रही है या नहीं हो रही है? सिस्टम तो होना चाहिए। होना चाहिए। टोकन सिस्टम होना चाहिए। वो पूरे राजस्थान में सिर्फ माउंट आबू में होना चाहिए। लेकिन तो आप चाहते हो यहाँ पहाड़ों पे हमसे सुंदर जगह उदयपुर भी है, पुष्कर भी है, वहाँ नहीं है। हमसे सुंदर जगह कुंभल सर आप ही नहीं है। कंप्लेन करोगे कि फलाना ने यार इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, उस पे बात कीजिए। उसके बाद आपकी पूरा सिस्टम है कोई बात कर रहे हो? टोकन पे आके कह रहे हो अगर खुला हो जाएगा तो वहाँ पे खुला हो जाएगा। आज नहीं हो रहा है। हाँ? आज नहीं हो रहा है। वो आपकी जानकारी। सुनील भाई पॉइंट और भी है, मुद्दे और भी। इन्होंने कहा है कि 15 दिन में ये सब कुछ ठीक हो नहीं, जाएगा। इन्होंने तो कल से कहा है। 15 दिन बोले पैसे इन्होंने समय
मुझे आप समय दीजिए। के पास नहीं जाना। अशोक भाई ने एक बहुत अच्छी बात होती है, उदयपुर, जयपुर, जो कुंभलगढ़, नाथद्वारा, वहाँ टूरिज्म बढ़ रहा वहाँ है। इको मैं इस सेंसिटिव बात जोन को नहीं थोड़ा है, सा बदलने की कोशिश करता हूँ। वो भी वहाँ हिल इको स्टेशन सेंसिटिव टाइप जोन नहीं है। कुंभलगढ़ विकास भाई, जाके आप देखिए। होटल चलाते हो, राजस्थान के अंदर 3 जगह पे इको सेंसिटिव जोन है, आपको बता दूं। जामागढ़ जो जयपुर के पास जामा रामगढ़ Yes. वहाँ पे है, क्या उधर व्यवस्था है? सिल्ली सेठ अलवर के पास, अलवर जिले। रणथंभौर के पास, क्या वहाँ पे है? नो कंस्ट्रक्शन। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, ये टोकन देखो क्या हुआ था, अधिकारी जिन्होंने उनकी मंशा एक थी कि हम मैं तो आपसे क्या चाह रहा हूँ, आप सिस्टम बना के बता दो, मैं आपको- कैसे फ्री, अपने झगड़ना है नहीं। आप देखो, अगर आप सुनना चाहते हो, हाँ। अगर सत्ता पक्ष सुनना चाहते हो हाँ। तो हमको आपको बता दें कि आपके नाके से माउंट आबू कितना बड़ा है। एक आदमी अगर मोटरसाइकिल लेके चले तो 3 घंटे के अंदर पूरा गांव को देख के आ सकता है। एंट्री है कि नाके से एक ही होती है है। पूरे आबू की। आप कहते हो टोकन व्यवस्था से इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इसीलिए हमने ये टोकन व्यवस्था की। आप जो कह रहे हैं, मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूँ, टोकन व्यवस्था इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए नहीं की गई। उस टाइम यह लगा कि लोगों ने कहा कि साहब खूब सारी बजरी आती है और हम रोक नहीं पाते। उन लोगों ने कहा जो इस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं, तो व्यक्ति ने उसको एग्जीक्यूट किया। हम आपको कहते हैं कि आप सत्ता विपक्ष दोनों मिलके संबंधित अधिकारी को ये चीज से समझाएं कि साहब इससे इतना बड़ा नुकसान हुआ, हमारा लोकल बिजनेस इतना इफेक्ट हुआ, इस टोकन पद्धति की वजह से इन लोगों को फायदा हुआ, भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे पहुंच गया, क्योंकि लोगों ने दलाल क्रिएट हो गए थे कि तुम्हारे को सामान लेके आओ, ठेकेदार चाहे सरकारी ठेकेदार हो। आपको मैं वो एग्जांपल दूं, तारामंडल के ऊपर काम चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, कितने ट्रैक्टर है, डंपर है, वो कहाँ खाली होते थे? आप तो साहब आप क्यों नहीं कर पाए? ये भी मैं- नवंबर तक ही तो, नवंबर में तो आप थे ही नहीं। सुनो, मैं आपको बता तो रहा हूँ, एकदम 8 महीने में ऐसा लग रहा है आपको कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, 5 साल आपको लगा ही नहीं ऐसा सुनो सब। तो सही, पहले सुनोगे तो सही ना। मैं एक प्रश्न पूछ रहा आपकी बात कर कि रहा भाई बच्चा है तो आपको समझाना तो पड़ेगा कि बिल्कुल, भाई मैं आप पूरे 5 साल तो बोले कि सब कुछ चल रहा है, सारे टोकन, मैंने भी चेयरमैन साहब को कितनी बार फोन कराया, फलाना गाड़ी आई है, फलाना भाई थोड़ा मेरा रिलैक्सेशन दे दो। अच्छा, है हाँ, मैं डोर से एंट्री चाहते थे। हाँ, बैक डोर से एंट्री नहीं चाहते थे, व्यवस्था चाहते थे। हाँ, वो वाला बैक डोर, वही तो बात है। कल आप हम पे आरोप लगा दो अभी बैक डोर की। विकास भाई, हाँ। पिछले दिन चले गए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब अपन क्या अब हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। आप अभी हमारे को अपन एक मंच के ऊपर बैठ के आपने अभी- क्या हमारे को इस रिस्ट्रिक्शन को छोड़ के अगर आपको टोकन पद्धति करनी है तो हमारे यहाँ के जो लोकल व्यवसायी हैं, जैसे पहले लेवी की चीनी मिलती थी, कंट्रोल का राशनिंग क्या होता था, आप माउंट आबू के अंदर कह दीजिए हार्डवेयर कौन कौन है, उनको रिस्ट्रिक्ट, आप जिसके पास होगी परमिशन होगी उसको आप मटेरियल दोगे। सपोज मेरे घर के बाहर इलीगल मटेरियल पड़ा रहता है, उसको सीज कर दीजिए, टोकन की बजाय उसको सीज कर दीजिए। क्यों नहीं व्यवस्था हो सकती? हार्डवेयर वाले को कह दीजिए आप उसी को सामान दोगे जिसके बाद नगर पालिका की परमिशन होगी, उसकी कॉपी उसको हार्डवेयर वाले को दे दीजिए। उससे 2 फायदे होंगे, स्थानीय व्यक्ति को तो रोजगार मिल जाएगा और जो नीचे के लोग जो ब्लैक तो टेंडर कल से आप नारे क्यों नहीं लगाते? सुनो, आप बैठते क्यों नहीं हम आपको नगरपालिका के बता आगे? दें, करो, विपक्ष के अंदर मेहनत करो। विपक्ष के अंदर होने के नाते हम आपको कानून कहते को- हैं, हमने जब लाओ। माउंट आबू की समस्या को लेकर 4 दिन जब बंद भी किया तो जनता की बात को नहीं, वो तो आपू ने बंद किया, सुनो, आपने बंद नहीं किया है। हमने कहा है, आपने- मैंने कहा है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, हमने आप भी थे, कहा, आप भी थे, मैं भी सभी था। हमने कहा, उसमें हमने मैं का भी था। मतलब होता है हम सब। हाँ। जब अपन सब ने ये कहा तो समस्या का समाधान क्या होता है कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से करें। आरोप प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं होगा। नहीं होगा। और इसको अभी भी मैं कह रहा हूँ, इनसे ब्लैकमेलिंग बढ़ती है और स्थानीय लोग जो रोजगार मैं आपके समर्थन में हूँ साहब, इसमें और इस इसकी बात में- व्यवस्था करेंगे। हाँ। अगर आप चाहते हो हाँ। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बैठ के और हम जाके अधिकारियों को बताएं कि सर इसमें ये प्लस है और ये माइनस है और उसको इसमें हम डेवलपमेंट है समर्थन तो जनता का इसका भला समाधान होना हो चाहिए। सकता है। बिल्कुल, इससे अच्छी बात कुल मिला के हो सकती जनता है। का भला होना लेकिन मेरी शंका अभी भी बरकरार है, आप उस चीज को क्लियर कर दें, आप सभी लोग मौजूद हैं, क्या ये संभव हो पाएगा? ये जो प्रशासनिक अधिकार प्रशासन के पास है वो नगर पालिका के पास स्थानांतरित हो सकते हैं? क्या ये अधिकार बोर्ड के पास है? बिल्कुल है, कानून की दृष्टि में तो बोर्ड के पास है। नियम तो यह कहता है, नियम म्युनिसिपल एक्ट तो यह कहता है कि यह पावर बोर्ड के पास है। वी आर लोकल गवर्नमेंट, हम लोकल गवर्नमेंट हैं, यह पावर हमारे पास है। यह प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासन के बाद प्रशासनिक व्यवस्था है, कानून नहीं है। अगर ये मेरे साथी बता दे कि इन नियमों के तहत उनको दिया गया है तो आप बता दीजिए, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। परंतु व्यवस्था एक चीज को मेंटेन करने के लिए की गई है। मॉनिटरिंग कमेटी, मैं आपको बता दूं, मॉनिटरिंग कमेटी का आपकी चीज देखो, दोनों चीज बांटे, ये एक व्यवस्था है। कानून क्या कहता है
कानून के अंदर तो रिलैक्सेशन है, आपको समाधान है, परंतु व्यवस्था के अंदर आप कानून का वायलेशन होता है, इसलिए व्यवस्था बनती है। उस वही व्यवस्था तो सिस्टम बनाने के लिए तो कोशिश आपको बोला ना, हम आपको- सुरेश जी कुछ वही तो कहना मेहनत कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, वही तो मेहनत कर रहे हैं साहब। मैं ये आपसे विकास जी, मैं आपसे एक थोड़ी सी जानकारी चाहता हूँ कि जैसा अभी आपने कहा हम टोकन पद्धति हटा देंगे, हम एकल खिड़की से काम करेंगे, हम परमिशन देंगे तो उनको पौधे लगाने पड़ेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ये आपकी नगर पालिका की कोरम की बैठक के अंदर ये सब प्रस्ताव थे, या मीटिंग के अंदर प्रस्ताव पास किए, या आपने यूं ही चेक कर दिया कि आपको पेड़ भी लगाने पड़ेंगे, पौधे भी लगाने पड़ेंगे? आज बीच मार्केट के अंदर जर्जर अवस्था के शहर के लोगों के जर्जर अवस्था के भवन हैं, आप उसको अनुमति दोगे तो वो व्यक्ति कहां पर पेड़ पौधे लगाएंगे? तो यदि वो पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो क्या आप उनको अनुमति नहीं दोगे? या उसका इतना क्षेत्र नहीं कि जहां पर वो पेड़ पौधे नहीं लगा सकता, तो क्या आप उसको अनुमति नहीं दोगे? सुरेश जी एक बहुत सीधा सा सवाल है, ये बहुत उलझी हुई चीज है, इसलिए ऐसा कोई आदेश नगर पालिका ने जारी किया है कि अगर आपको मकान की मरम्मत करनी है तो 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे, अगर नहीं लगाओगे तो मकान मरम्मत की परमिशन नहीं मिलेगी? इज इट ट्रू? कोई आदेश जारी हुआ? पेड़ लगाना कोई गुनाह नहीं है, नहीं, पेड़ लगाना गुनाह नहीं है, बात यह है कि कोई आदेश दिया है कि कोशिश है, अगर व्यवस्था है उसके घर में तो हम लोग लगवाने की कोशिश करेंगे। नहीं उसके हिसाब पर कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तेरे को जबरदस्ती घर को तोड़ के पेड़ कहा है, आपने कहा है, इसलिए कहा है, अखबार में छपा हुआ अखबार के अंदर बड़े अक्षरों में छपा हुआ है, पेड़ लगाने की व्यवस्था हो तो पेड़ नहीं, लगा लेना। ये लिखा हुआ है कि आप मैं बता रहा हूं कांग्रेस में यही फर्क है, बोलकर मुकर जाना। नहीं कहीं मुकर नहीं है। बंद कर देना, बंद कर देना। हाँ, अगर आपके पास व्यवस्था है तो पेड़ लगाएंगे। आज तक कितने लगाए माउंट आबू में? आपके इतने बोर्ड रहे, आपकी इतनी गवर्नमेंट रही, माउंट आबू में आप लोगों ने कितने पेड़ पौधे लगाए? क्या आप बता सकते हैं कभी? पूरा नक्की लेक सजा दिया हमने, आपने नहीं, ये हमारे बोली का है। पूरा नक्की लेक सजाया। मैं बोलूंगा उसके लिए माननीय सुरेश जी ओला तत्कालीन एसडीएम, उनके प्रयासों से हरीश भाई ब्रह्मा कुमारी वाले और एक हमारे होटल व्यवसायी है, उनकी मेहरबानी से हुआ है, इसमें कोई श्रेय न ले प्लीज। नहीं, लेकिन हम विषय से इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, प्लीज इसके लिए कहना चाहता हूं, आप यदि आपको ध्यान हो, सम्मानीय हमारे अशोक भाई साहब कह रहे हैं, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, सरकार ने गौरव पथ के लिए जो बजट दिया था, वो बजट दिया था हमारे को ढूंढाई पुलिया से लेके गौरव पथ गोवन जाना पहचाना जाता था, गौरव पथ से लेके गुजरात सर्किट हाउस तक, और गौरव पथ वो हुआ करता था। ये हमारे एमएलए साहब ने, मैंने खुद ने, हमारे सुनील भाई ने, हम लोगों ने इसको परिवर्तन करा कि गौरव पथ नक्की झील पर आना चाहिए। कोई अधिकारी इसकी श्रेय लेना चाहता है तो बहुत अधिकारी माउंट आबू में आए, और बहुत बोर्ड भी आए, बहुत अधिकारी भी आए, ग्रीनरी की बात लेना चाहता है तो ग्रीनरी की बात कर नहीं। ये माउंट आबू के जो सम्मानित हमारा पूर्वा बोर्ड था, और बोर्ड ने सहमति बनाई कि गौरव पथ हमारा ये होना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी के पहले भी ब्रह्मा कुमारी थी, पहले भी हरीश भाई थे, पहले भी हरीश भाई को क्यों नहीं लाए? ये गौरव पथ यहाँ पर क्यों नहीं बना? मैं गौरव पथ की बात नहीं कर रहा, ग्रीनरी की बात कर रहा हूँ, पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। मुझे पता है उसमें हरीश जी का बहुत बड़ा रोल था। सारी चर्चा में हम अपना विषय छोड़ दिया है हमने। बात फिर वही है, क्या नगर पालिका ने ऐसा कोई आदेश दिया है कि मरम्मत के लिए आपको 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे? तो हाँ या ना, आप सीधा जवाब। विपक्ष के नेता को मालूम होगा ना भैया, सुरेश नहीं वो तो आप बताएंगे ना। नहीं उनको भी नहीं, आइडिया कोई होगा बात नहीं, कोई बात नहीं। उनका काम है वो ढूंढना। कोई बात नहीं। इस तरह का इन्होंने पेपर के अंदर एक अपना स्टेटमेंट दिया गया था, जिसमें हमारे माननीय पार्षद नारायण सिंह जी ने भी उसको उल्लेखित किया है कि सबको लगाने होंगे जिनको परमिशन दी जाएगी, परंतु परमिशन अगर इसकी एब्सेंस के अंदर, जैसा मेरे साथी चेयरमैन साहब ने कहा कि मार्केट के अंदर तो पेड़ नहीं लग सकते, उनको ये कहना चाहिए कि आपको परमिशन किधर भी, माउंट आबू के अंदर किधर भी आपको 2 पेड़ को उगाना और उसकी रखवाली करनी है। उसमें लिखा हुआ है आसपास के क्षेत्र में लगाएंगे, ये ज्यादती नहीं है? ये इसके अंदर संशोधन देखो, ये कानूनी ऑर्डर नहीं है, हाथ में फर्क आ गया होगा उसमें, हम ये जाके कानूनी नहीं है। बात इसके करें। अंदर इनको ये कहना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष में हो, कि अपना जो भी स्टेटमेंट दो, कम से कम ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए, आपको को ग्रीन रहेगा तो हमारे लिए भी फायदा है। अच्छी सोच है, परंतु सोच का तरीका थोड़ा सा, वो हम बात करेंगे भैया, उसका तरीके के अंदर बदलाव आना चाहिए कि कोई भी वो बात हो, कोशिश हम करके जमीनी हकीकत बदलाव होनी लाने चाहिए, की कोशिश करेंगे। जो आपने पॉइंट रखा जमीनी हकीकत होनी उसमें चाहिए। सुबह आपको बता देंगे इस पॉइंट के बारे नहीं, में। बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव सोच है कि अगर कहीं कुछ पेड़ लगाना अच्छी बात है, गलत नहीं है। पेड़ लगाना हमारे अच्छी बात है, लेकिन हमारे कंपल्सरी मास्टर नहीं। प्लान और बायलॉज में ही क्लियर लिखा हुआ है,
आप पढ़ लेना, मास्टर प्लान में भी लिखा है और बायलॉज में भी लिखा है क्या आपको ओपन प्लॉट, मैं आपको बता दूं, ओपन प्लॉट पे न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने ये बाइंडिंग है, बायलॉज में भी है। बायलॉज में न्यू कंस्ट्रक्शन पे है, Yes. आपको 10 पेड़ लगाने होंगे। वो bylaws अगर आप अगर नहीं लगाते हैं तो 10,000 रुपए एक Yes. पेड़ यानी 1 लाख ये रुपए जमा कराने पड़ेंगे। बिल्कुल, Yes. ये Yes. बायलॉज में, मेरी बात सुनो, ये बायलॉज को पढ़ना चाहिए। बायलॉज में हर चीज उल्लेखित है। ये बायलॉज मरम्मत के लिए किसी चीज का नहीं। उल्लेख नहीं है। ये मरम्मत के लिए नहीं है। और उन्होंने अगर इन्होंने भी जिन्हें भी अधिकारी, लेकिन वो जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन कहा है, एरिया कितना बड़ा होना चाहिए? उसकी जमीन ही अगर 100 फुट है तो क्या लगाएगा, 200 फुट है तो क्या लगाएगा? उसके अंदर ये है कि एक उसका क्राइटेरिया बनाया होगा, क्राइटेरिया है, बिल्कुल है, प्लॉट की साइज के ऊपर है। प्लॉट के साइज पर होगा। बायलॉज में हर चीज स्पेसिफाई की हुई है, इसमें दिक्कत भी नहीं है, आप उसको थोड़ा सा पढ़ लें। और रही बात, प्लांटेशन टाउन में होना चाहिए, खुली जमीन जहाँ भी हो उधर वृक्षारोपण होना चाहिए। परंतु आपको भी बता दें कि वृक्षारोपण होना बहुत बड़ी अच्छी बात है, परंतु वृक्ष को मेंटेन कौन करता है? हम हर साल हजारों पेड़ लगाते हैं और फिर हम बारिश के बाद भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। On record. ऑन रिकॉर्ड अगर आप पिछले 10 सालों में देखो तो माउंट आबू के अंदर देखा जाए तो एक जगह पे भी आपको पेड़ लगाने की जगह नहीं बचा, अगर पूरा अगर कंक्लूजन निकाला जाए। फिर भी हम कहते हैं अच्छी बात है, पुरानी चीज को छोड़ के वृक्षारोपण लगना चाहिए। जहां भी खुली जमीन हो जो उपयोग में नहीं आ रही हो उसको ग्रीन करना चाहिए। लेकिन आप ये मानेंगे कि दबाव बना करके पेड़ लगवाना नहीं लग सकता, नहीं लग सकता, गलत है। गलत है। हम एक बात कर रहे थे, अभी आपने जो जिक्र किया उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोमलगढ़, आसपास के बांसवाड़ा, बहुत सारे इलाके पुष्कर। हैं। मैं टूरिज्म की बात कर रहा हूँ। हमारी प्रायोरिटी माउंट आबू का टूरिज्म बढ़ाना क्यों नहीं है? हमारा बहुत सारा हिस्सा टूरिस्ट का डाइवर्ट होता जा रहा इन दिनों है। ये होटल व्यवसायी भी है। नहीं, बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा आप हूं। सब जानते हैं, बच्चे जानता है कि धीरे धीरे अभी पिछली दिवाली पे भी हमारा बहुत टूरिस्ट डाइवर्ट हो चुका था, सबको पता है। और इन दिनों तो कमाल खास हुआ है। करके कुंभलगढ़, खास करके बता रहा हूँ मैं आपको, जैसलमेर गया हमारे यहाँ का टूरिस्ट, नाथद्वारा उदयपुर गया है। अब आप मेरे को पिछले 20 सालों का डेवलपमेंट बताइए, सरकार किसी की भी रही है उससे मतलब नहीं है। नहीं, बिल्कुल कितने सही, पॉइंट्स बिल्कुल बनाए, सही, बिल्कुल कितने सही। पॉइंट्स बनाए बता, एक भी पॉइंट का नाम आपको याद है? कोई बता सकता है? मैं बता सकता हूँ, मैं बताइए, बता सकता हूँ। जी, बताइए। आप यदि आप देखना चाहें, इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड, जो गत बोर्ड था, मैं उसको बता सकता हूं आपको, लोग भामाशाह तब भी थे, व्यवस्था तब भी थी, कोई नया टूरिज्म अधिकारी कर्मचारी तब भी थे, माउंट आबू के लोगों की मानसिकता भी थी, परंतु ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे थे जिसकी भावना ये रहे कि माउंट आबू के कुछ टूरिस्ट पॉइंट बनने चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले आप देखना, संत सरोवर स्वामी जी एक विशाल द्वार लगाना चाह रहे थे चेक पोस्ट पर, उन्हें नहीं लगाने दिया, बनाने नहीं दिया। किसने? किसी ने बनाने नहीं दिया। लेकिन जब हमारा सरकार बोर्ड आपने आया, दी। हमारा बोर्ड आया, मैं बता रहा हूं आपको, सरकार आपने वहां पे सब नहीं, वहां पर सब तैयारी हो चुकी थी, श्रीफल भी आ चुके थे, पूजा पाठ भी हो चुकी तो थी, नाम दो। लेकिन वहां पर विशेष द्वार नहीं बनने दिया था। स्वामी जी वो तो देवपुरुष थे, वो जानते थे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड आया, उन्होंने प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद आज निश्चित द्वार आपको दिख रहा है, एक चौराहे पर दिख रहा है आपको फाउंटेन, आपको दिख रहा है जो चौराहे पे आप देख रहे हैं उधर अंदर घुसते ही वो। सेकंड आपको देखना चाहूंगा, नक्की झील पे आइए, आपको गौरव पथ दिख रहा है, नक्की झील पे थोड़ा आगे आइए आप, आपको राष्ट्रीय ध्वज दिख रहा है, अशोक स्तंभ दिख रहा है, आपको वहां पर झरना दिख रहा है, आपको सेल्फी पॉइंट दिख रहा है। माउंट आबू के अंदर टूरिस्ट सिर्फ आता था, बोटिंग करके चला जाता था, और आज आता है तो कम से कम 5 से 6 घंटे तक नक्की झील के परिक्रमा पथ पे घूमता है, तो 5 और एक साल एक में पॉइंट नहीं पे किया जाता था। है। मैं टूरिज्म पॉइंट की बात कर रहा बस हूँ, 5 साल में यही किया। टूरिज्म पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। बड़े नक्की टूरिस्ट झील तो पॉइंट्स। सुनिए, एक मिनट, आपकी हाँ। बात बिल्कुल सही है। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग था। बात टूरिज्म के जो ये points हैं, ब्यूटिफिकेशन उनको- की बात आप कर रहे हैं, उनकी न्यू डेवलपमेंट की बात नहीं है ये, हाँ, मैं ब्यूटिफिकेशन नहीं है। डेवलपमेंट की आपको बात कर मालूम रहा है हूं। कभी इस 5 बात साल को- में, सुनो, 5 साल में मैंने पार्टी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ना कांग्रेस ना बीजेपी, ये आपको जानकारी होगी, नॉर्मल बात पूछ रहा हूँ कि भाई 6 करोड़ रुपए अपने बोट हाउस से आते, ये आपको जानकारी होगी, आप हिसाब लेते होगे वहां बैठ के। 6 करोड़ रुपए आपके पास नाके से आते हैं सब, ये पार्टी से नहीं है, ये नॉर्मल फोरम से बात कर रहे हैं। तो 12 करोड़ हुए, 2-3 करोड़ रुपए आपके पास टैक्सेशन से आते हैं, यूडीएल टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमका टैक्स, भाड़ा, दुकानों का। दुकानों 15 और 5-1 करोड़ रुपए ग्रांट आती है 20 करोड़ रुपए आए आपके पास साल के,
तो आपने 5 साल में 100 करोड़ रुपए कहाँ खर्चे, या आप बैलेंस छोड़ के गए आप? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने मैंने एक बात में एक छोटा सा प्रश्न, मैंने ये एक लेमैन जैसा प्रश्न पूछा है कि भाई अगर हम 20 करोड़ को सुनो डिवाइड बाई 5 एंड डिवाइड बाई 365 डेज करते हैं तो दिन के 5 लाख रुपए आप रोड पे खर्च सकते थे कहीं पे भी, एक चौराहे पे बैठ के। तो आपने 100 करोड़ रुपए कहाँ खर्चे? चलो 100 करोड़, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ना बोलना कि भाई 100 करोड़ नहीं आए मेरे पास। सुनो, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपसे कोई गलती नहीं पूछ रहा हूं कि भाई आपको 6 करोड़ आते हैं नाके के, इसको नो नहीं कर सकते आप। 6 करोड़ आपको बोट हाउस के आते हैं, उसको ना नहीं कर सकते। 2-3 करोड़ रुपए आपको टैक्सेशन रेंट्स के आते हैं, ना नहीं कर सकते आप। और 5-1 करोड़ आपको ग्रांट आती है, बीआरजी है, फलाना ढिमका, जो भी बोलते हैं अपने ST SC, जो भी, वो लैप हो जाती है क्योंकि अपनी जानकारी नहीं होती, आधी जानकारियों में चली जाती है, लैप्स हो जाती है। तो आपने 100 करोड़ रुपए इस बोर्ड में खर्चे क्या 5 साल में? 100 करोड़ रुपए, यदि आपके पास आंकड़ा हो तो आप बता सकते हैं 100 करोड़ खर्च नहीं हो सकते। कैसे नहीं हुए हो? पर आए हैं ना, आप बताएं। वो तो आपको बताना, आप चेयरमैन है साहब, बिल्कुल। आप बोर्ड में थे, बताएंगे। यदि ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप तो कितने पैसे आए हमारे पास और कितने पैसे ये मैं बोर्ड, बता रहा हूं, अब हमारे पास बोर्ड है, नहीं, हम कितने रुपए 5 साल में खर्च सकते हैं ये बताओ हमको। नहीं, आपके पास पहले भी आपका बोर्ड था ना, आपका पहले भी आपका बोर्ड था, तो आपने वन विभाग को जो करोड़ों रुपए जो अभी आपको हमने देने थे, देना शुरू वो किया, आपने क्यों नहीं दिया? आपने किसने? आपने दिए थे, हमने शुरू किया अब देना। किसने दिए? अब 20 आपको शायद नहीं जानकारी, आप बोर्ड में थे और बोर्ड की सहमति से वन विभाग और को वो कितना फिर भी नहीं देते थे हम, दिए हमने। और इसलिए कितने टोल टैक्स लगा हम, हैं? इसलिए टोल ये टैक्स लगा, आपके हमने पूर्व मिल करके आपके उसको पूर्व टोल बोर्ड की टैक्स देन नहीं है, कराया। आपके पूर्व बोर्ड की देन है जो हमने हमारे टोल पास टैक्स इतना, कर दिया था। हमारे और हम बोर्ड, कोशिश करके- हमारे बोर्ड के ऊपर एक तोहफा दिया था साहब, हम आपने। आपसे एक बात सुनील भाई इसका जवाब देंगे। कि 100 करोड़ अपने खर्च सकते हैं 5 साल में? ये मैं एक लेमैन थे, सुनील मैं भाई, पार्टी का आदमी नहीं हूँ, अरे सुनील भाई, ना बात- कांग्रेस ना बीजेपी, हमारे पास 100 करोड़ रुपए आते हैं 5 साल के कि नहीं आते? सुनील भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। इसका जवाब मेरे को दे। भले कल मैं कल्प्रिट होऊंगा इस बोर्ड में, तो कल मेरे बोर्ड पे मैं जवाब पूछूंगा कि भाई हम 100 करोड़ के आदमी होते हैं 5 साल में कि नहीं होते? सुनील भाई प्लीज आप कुछ कह रहे हैं। सुनील भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। इस देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, प्रैक्टिकल आ रहे हैं। सिंपल सी बात हर बोर्ड में ये रहा है। विकास जी ने 4 साल, मतलब चौथा टर्म इनका भी है, 20 साल इनको है और 20 साल मुझे भी है। और कटु सत्य इन्होंने बात बोली है, चाहे कोई तो हमने किसी- 500 करोड़ इस बोर्ड में, 5 बोर्ड निकले माउंट आबू के 98 से, तो हमने क्या आबू के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च दिए? इस बात से नहीं, उस समय सुनो, देखिए सुनो 6 मैं- करोड़ नहीं था उस मैं- समय, कोई अभी तो था, हाँ, अभी ये विकास लास्ट भाई, 1-2 साल में था। ये तो बात वी हैव स्पेंट 100 करोड़। आई आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू, और भाई 5 साल में आपने 100 करोड़ का क्या उपलब्धि करी? टोल नाके ये से कोई भी जवाब पैसा नहीं आया। नहीं। छोड़ो, कंस्ट्रक्शन छोड़ो, मैं आपको बता दूं, वो सुन लेते हैं हाँ। क्या बोल रहे हैं। विकास भाई का क्वेश्चन बहुत जिनाइन है, व्यवस्थित है, परंतु उसका आंसर आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हर साल हम एक कहते हैं कि हमारे प्रति वार्ड के अंदर हमको एक सालाना बजट देते हैं कि 20 लाख रुपए एक वार्ड के अंदर, कितने? 20 लाख रुपए। हम आप 100 करोड़ का हिसाब मैं करो। बता रहा हूं, आपने 5 अगले बोर्ड में 100 करोड़ खर्चे कि नहीं मैं खर्चे? आपको बता दूं, या वो पैसा कहाँ गया? मैं तो सीधी बैलेंस शीट पूछ रहा हूँ आपको आपसे बैलेंस शीट में जवाब दे रहा हूँ ना, कि भाई ये आए नहीं, या तो नक्की से आए नहीं, या बोट हाउस से आए नहीं, या नाके से आए नहीं, या 21 नहीं, वो लाख। बता रहे हैं। अरे भाई, अब ये छोटा छोटा 20 लाख 25 लाख से 100 करोड़ बनेंगे आप सुनेंगे तो सही। वही आ रहे हैं। हम जो कहते हैं कि इसके अंदर आप भी उतने जवाबदार हैं, मैं भी उतना जवाबदार हूँ, क्योंकि किसी भी टाउन का प्रॉपर प्लानिंग न होने के कारण मतलब 100 करोड़ गए हमारे नहीं। आप सुनो, पहले मेरी बात सुन लोगे विकास भाई, आप भी, क्योंकि आप तो कंटिन्यूसली बोर्ड में रहे हो, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन अगर मैं आपके ऊपर पूछता तो बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहता। हमारा प्रॉपर, हमने नाली और रोड के अंदर हर वर्ष हम नाली और रोड के अंदर पैसा खर्च कर देते। अगर आप पूछना चाहते हो, अगर हमारी प्रॉपर प्लानिंग होती, सुनो, करोड़ खर्च हुआ। हम आपको बताते हैं, शमशान आबू घाट के डेवलपमेंट में 100 एक बार बात करोड़ पूरी हो जाएगा। सुनो बात बात, हो रही है, पूरी हो रही है। हम आपको कहें कि आप कहते हो कि रोड के काम बने या विकास कार्य को, विकास कार्य के अंदर नहीं, क्योंकि हमारा जो काम हुआ प्रॉपर प्लानिंग नहीं होके 7.5 करोड़ रुपए का हमने काम किया। कहाँ किया? माझगांव नाला जो खुला था, कवर्ड हुआ कि नहीं हुआ?
उसको ग्रांट ऊपर से आई हुई है, पूरा नगर पालिका ने पेमेंट नहीं दिया है। सुनो आपको यही जानकारी आप जानकारी पूरी रखो। विकास भाई अब कोई बात नहीं, तो 7.5 में 100 कहाँ आ सुनो, जाएगा? मैं सुन तो जाओ भाई। 100 करोड़ आप तो 500 करोड़ बोलो ना यार, नहीं। ये आंकड़ा कहाँ से लाए आप? मैं तो सामने फॉर्मूले से लाया हूँ। आप बिल्कुल 6 6 12 और 3 15 और 5 ग्रांट 20 और 5 100 करोड़। देखो मेरी कौन सा गलत आंकड़ा लाया हूँ मैं? विकास भाई, आपसे 100 करोड़ का हिसाब मांग रहा हूँ मैं। विकास अभी हमारे तो 8, क्यों मैं सीखना चाहता हूँ। आपको सुनो, सीखना- आप मेरे को नेतृत्व दे रहे हो यहाँ, तो मैं बिल्कुल चोर सिपाही के हिसाब से बात करना चाह रहा हूँ कि 8 में नहीं गुजरे, तो कल मैं जाके हिसाब किताब शुरू करूं कि भाई हम 100 करोड़ हमने खर्चे किया 5 साल में। आपको मैं बता दूं 100 करोड़ नहीं खर्चे जाते हमारे। तो कहाँ गए हो? आप सुनो यार विकास भाई, आप क्वेश्चन भी कर ले तो फिर आप सुनो। एक मिनट बोल। हाँ, सुनो। हमारे म्युनिसिपल बोर्ड के अंदर हमारे डिफरेंट हेड्स होते हैं। सैलरी हेड के अंदर आपको पता है कि वो 5 करोड़ जाती है साल की। मैं 50-30 लाख की सैलरी मानता हूँ महीने की, तो विकास भाई, एक मिनट बात पूरी हो जाए। वो पूरा कैलकुलेशन आपको भी और फिर आप बोलना बिल्कुल आप बाकायदा। सुनना भी नहीं हाँ, चाहते। बोलो। आपने कह दिया कि साल का हमारे 20 करोड़ रुपए का हाँ। बजट होता है। 22 करोड़ के अंदर हमारे डिफरेंट हेड्स होते हैं। डिफरेंट हेड्स के अंदर हमारा आप ये पूछो कि आपने पिछले 5 साल में विकास कार्य पे कितने खर्च किए, तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई होता है। आप आपने 100 करोड़ खर्चे की नहीं खर्चे, मेरा तो 100 प्रश्न करोड़ ही नहीं है। खर्चे जाते। तो कहाँ गए हो 100 खर्चे करोड़? जाते हैं। विकास भाई, मैं कभी भी आपको पुनः कह रहा हूं कि हमारा सैलरी हेड में कितना पैसा जाता है आपको जानकारी है? नहीं जानकारी है। आपको मैं बता दूं, हमारे जो डिफरेंट हेड्स होते हैं, हम लाइट का बिल कितना भरते हैं आपको जानकारी है? नहीं जानकारी है। हम वाटर बिल कितना भरते हैं कि आपको जानकारी है? नहीं जान। हमारे द्वारा कितने रोड के ऊपर पैसा खर्च किया तो जाता वो है? तो चीज हम भी करेंगे। कल हमको आरोप लगाओगे कि आपने ये नहीं, करो ना। 100 करोड़ का, एक मिनट, आवक तो 100 करोड़ की है ना हमारे पास? विकास भाई, मतलब 200 करोड़ की है। नहीं, क्यों 200 करोड़ की कैसे हो सकती है? मैं आपको बता मैं रहा हूं। 100 की मांग रहा हूँ, तो 100 की है कि नहीं? 100 के मैं आपको मैं जवाब दे रहा हूँ ना। देखो मैं उस कैपेसिटी में, ये तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता था। अरे ईयरली 20 करोड़ तो नगर पालिका कमाती है कि नहीं कमाती? मेरी बात सुनो। मैं सुखी बात पूछ, जैसे ये दुकानदार है, बिल्कुल। भैया 25 लाख कमाते हैं, नहीं कमाते, तो ये बोलेंगे भाई 25 लाख कमाता हूं। विकास भाई, तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भाई अपनी नगर पालिका 20 करोड़ रुपए कमाती है कि नहीं कमाती? बिल्कुल आप सही बोल रहे तो हो। कहाँ गए 100 करोड़? तो भैया मैं आपको बता ये रहा हूं। क्वेश्चन वैसे खड़ा रहना चाहिए नहीं, नहीं, आफ्टर एक मिनट, मैं- 5 इयर्स। मेरा- यही हाँ। इस कांग्रेस बोर्ड से भी नहीं, पूछा मेरा जाना मेरा एक चाहिए। पॉइंट है, आप सभी लोग ये क्वेश्चन मैं बता दूं, विकास भाई, तो मुस्लिम भाई को आ रहे हैं उसमें, आप सुनो ना उसको। एक मिनट, मेरा एक पॉइंट है। कहाँ गया साला 100 नहीं, एक मिनट विकास भाई, मेरा एक पॉइंट है। अगर 100 करोड़ आए, 100 करोड़ खर्च हुए नहीं हुए, ये सारी चीजें बैलेंस शीट में होंगी या नहीं? या नहीं होगी? इसका जवाब आप ऐसे दे इस बात पाओगे पे हो कि रही है। नहीं? जस्टिफाई करोगे कि नहीं करोगे? बात वही है ना, हम बैलेंस आपको शीट पे सब क्लियर है। देखो, एक मिनट विकास भाई, आपने भी पूछा, आपने बहुत अच्छा पूछा। मतलब दिन के आप 5 लाख रुपए खर्च सकते थे, कितने? मैं आपको- अगर आप 100 करोड़ को डिवाइड बाई 5 एंड डिवाइड बाई 365 डेज, अगर एक चेयरमैन रोड पे बैठ के 5 लाख रुपए दिन के खर्चे ने, तो भी उसको तकलीफ नहीं आ सकती। तो क्या आपने किया या नहीं किया? तो 100 करोड़ रुपए हमारे कहाँ गए नगर पालिका के? नहीं तो बैलेंस शीट अवेलेबल है ना विकास बैलेंस भाई? शीट है, बैलेंस और शीट- आप उसके मेंबर हो, आप जानकारी ले सकते हो पूरी। इस बोर्ड के मेंबर से हैं, आप पूरी जानकारी ले सकते मैंने ऐसा लेमैन पूछा साहब, हाँ। मैंने क्या बोला? नॉट एज अ पार्टी, नॉट एज अ मेंबर। आज एज ए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा मैंने, मैं- इस क्वेश्चन का मेरे को जवाब चाहिए कि आपने 100 करोड़, हमारी प्रॉपर प्लानिंग न होने के तो कारण वो आपकी पार्टी की गलती हुई फिर वही बात। या अंदर तकलीफें थी आपके अंदर? हम जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हाँ, थे वही वो थोड़ा सा हम एक डाइवर्ट टॉपिक हो अब गया। चेंज करते हैं, इसका क्योंकि नहीं हो विकास भाई पाएगा, को अंदर यहाँ बैठे। डाइवर्ट हो विकास गया भाई है। क्वेश्चन पूछते हैं। है? नहीं, अरे विकास भाई- ये क्वेश्चन 4.25 साल बाद आपके ऊपर भी आएगा, आप इसका भी जवाब तैयार नहीं, रखें। 5 साल पहले भी हाँ, आएगा। रखेंगे। सिंपल सी बात, 5 साल पहले भी तो आप आपका इससे बोलता पहले है। भी तो उस टाइम आपने बोला ना कि कम आता था आवक। नहीं हाँ, मैं यही नहीं कह रहा हूं। आवक को हम दे 80 देंगे। करोड़ बता दो, चलो ये 6 करोड़ 80 का भी 5 से नगर पालिका और करो। आप मानते 100 करोड़ आपने खर्चे। नहीं नहीं, हम तो आप कल ये बोलते कि हमने 5 साल के 100 करोड़। आपके 80 करोड़ आए थे ना, तो बात तो होगी नहीं। चलिए विकास भाई, जैसे बात- बैलेंस शीट आप ऑफिस में जाके एक- देख लो, ऐसा एक है। छोटी सी चीज आप सब लोगों से, आम आदमी की प्रॉब्लम्स दरअसल कुछ और है। हम लोग लगातार विकास की बातें करते हैं। इस समय जो आज की सिचुएशन है, मानसून नहीं, कंस्ट्रक्शन ठीक है, मानसून की स्थिति बड़ी अजीब है। पानी आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, कोई नहीं जानता। हम इंतजार कर रहे हैं। नक्की झील में लगातार पानी का स्तर कम हो, हाँ, लगातार जल स्तर कम हो रहा है। हमारी प्राथमिकता क्या है?
तमाम जो निर्माण ये बनेगा, वो होगा, ये होगा, वो जरूरी है या पहले सालगांव जरूरी है? एक पहले मैं सीधे जवाब चाहता हूँ। सालगांव डैम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सुनील भाई, 2009 के फ्यूचर के लिए सालगांव डैम होना बहुत जरूरी है। सुरेश जी एक सीधा जवाब, 2000 क्या जरूरी है, सालगांव या और निर्माण? वहाँ से शुरू करें। सालगांव परियोजना जरूरी है। 2009-10 से शुरू करेंगे। नहीं, एक मिनट, आप ना, सालगांव डिटेल में, सालगांव जरूरी है, सबकी सहमति है, सालगांव पहले जरूरी है, बाकी डेवलपमेंट्स, बाकी सेकेंडरी चीजें है, बाद में हो सकती वो सेकेंडरी है सर। आप बताइए। अब साहब 2009-10 में, ठीक है, सालगांव की पूरी जो बननी थी वो बन गई व्यवस्था। हमारे एमएलए रतन देवासी और आपके अपने देवजी पटेल, इन दोनों ने मिलकर पूरा सेटअप सेट कर दिया। भाई सिस्टम सेट हो गया 2014 तक। 2014 तक जो भी था डूब क्षेत्र, ये वो क्या एक्वायर करना है, वो सब क्लियर हो गया था। भूमि सब कुछ क्लियर करवा दिया। 2014 में आपका 250 करोड़ रुपए का 250 प्लानिंग करोड़ का की थी सिस्टम पूरी। आया। Yes, I- 2014 से 19 तक हमने पूरे पेपर क्लियर करके इनको दे दिए। 2014 में इनकी सरकार आई, है ना? 2014 में इनकी सरकार आई, 2009 से 2014 हमारे पास थे। उस टाइम आपके एमपी भी हमारे पास थे भाई, सहयोग के लिए कि भाई कैसे करना, क्यों करना। हम लोग गए, हमने सब कुछ सेट किया। 2014 से 2019 तक इनके पास 250 करोड़ देने के थे, ये गए, कहीं नहीं ला पाए। आज वो 250 करोड़ का प्लांट वो 350 करोड़ पे चला हो गया। हो गया हो गया। कॉस्टिंग के। ठीक है। फिर भी हम कोशिश करके बहुत जल्दी ये बोर्ड उस प्रस्ताव को पारित करा के जल्ला साहब से इसको मिले ले थे। जाएंगे। नहीं तो आपने इतने सालों में क्या किया, उसका डीपीआर तक नहीं बनवा सके थे इतने सालों में? मैंने बोल दिया सब कुछ तो बन गया था। देखिए, आपने डीपीआर किसने बनवाई? 2014 डीपीआर किसने बनवाई? कहाँ गए आप? अभी हम आप लोग जनता को गुमराह नहीं करें, जनता को गुमराह नहीं करें। डीपीआर कब 2014 बनी? से 19 तक डीपीआर कब सालगांव लेके बनी? डीपीआर कब बनी? डीपीआर आप इतने सालों के अंदर डीपीआर नहीं बना सकते सालगांव परियोजना लखनऊ की। से पास हो गया, आप सारे रिपोर्ट कागज क्लियर आप हो गए। रिपोर्ट तक वो सरकार को ये नहीं भेज वो प्याज के छिलके सके। आप उनको सरकार हाँ। आप सरकार को ये रिपोर्ट भेज नहीं सके। 350 करोड़ रुपए लाने। और हमारे हमारे मंत्री ने बोला है, जो भी एक्स मंत्री है, कि भाई हमारा डन हो जाएगा प्रोग्राम, हम सेट सुनिए विकास भाई, हम लोग कुछ महीने पहले, सुनील भाई भी थे, सुरेश भाई भी जयपुर ये के हमारे साथ नहीं थे। पार्टी नहीं, से आया हुआ- हम लोग कल्ला साहब से मिले थे उनके बंगले पे। सुनिए, विकास भाई को निजी रूप से हम मिले थे, उन्होंने कहा था ये हमारी प्राथमिकता है। तथ्यों के ऊपर बात करनी चाहिए। सालगांव डैम 2009 की प्रपोजल नहीं है, एक बात 2004 की है, उसमें कुछ भी नहीं है, पर नहीं, पूरा आप प्लान- सब लोग हाँ। मिलके एक ही बात हाँ, हाँ। की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बनना कितनी चाहिए। जल्दी बन सकता मैं है। तैयारी में। प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि पहले शहर को सालगांव चाहिए, पहले इस शहर को पानी की जरूरत है, होटल भी तब चलेंगे। मुझे नहीं पता आपको कितना पानी बाहर से मंगवा के इसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल पैसा आर्गुमेंट खर्च के होता है। अंदर किसी डैम फॉर्मेशन की जो बेसिक चीजें होती हैं, सिलेक्शन ऑफ द साइट 1978 में बना है। सालगांव का प्रपोजल इन द 1978 के अंदर हुआ है, बता दूं आपको, जब मैं पैदा हुआ। जब भी क्या बात। परंतु आज हम आपको बता दें, अशोक भाई साहब ने भी बात बोली, हम बीडी कल्ला के पास भी गए थे इस समस्या को लेके। जब बोर्ड हमारा था, बोर्ड कांग्रेस बीजेपी का नहीं होता, जनता का चुनाव बिल्कुल, बिल्कुल, जनप्रतिनिधि, बिल्कुल। जनता के जब चुने हुए जनप्रतिनिधि के नाते हम कहते हैं साहब माउंट आबू की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान है सालगांव डैम। और आज भी आप जो कह रहे हैं, आपको पता है सालगांव डैम की क्या पोजीशन है, कहाँ वो अटका हुआ है? आज भी सालगांव डैम कहाँ अटका हुआ है? आप बताइए आप। सालगांव डैम के अंदर हमारी डीपीआर बनी हुई है, परंतु एक्विजिशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। लैंड एक्विजिशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, अवार्ड जारी नहीं होंगे, किस पे आप बनाओगे? इट इज इन द पेपर बट नॉट प्रैक्टिकली। नहीं तो पहल किसको करनी है? यस, इस बात के ऊपर दोनों ही पार्टियों को लेके आबू की जनता को करनी जनता चाहिए को पहले। साथ में रखकर एक आंदोलन करना चाहिए कि हमारे को सालगांव डैम मिलना चाहिए। हमारा पानी जो बह के नीचे जाता है उसको स्टोर करो। माउंट आबू के अंदर 3 साल बारिश नहीं होती है तो हमारे को 3 दिन में पानी नहीं, हर रोज पानी मिलना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए पानी। अगर डैम के लिए हम अगर लड़ते हैं तो आज जो डैम की जो डिमांड है, क्योंकि किससे चलेंगे, केंद्र हो जाएगी साहब, बोल दिया ना आपको। विकास भाई आप बहुत आसानी से हर चीज बोल देते हो। हो जाएगी, यही तो जमीनी जगह हो जाएगी, जमीनी हो हकीकत जाएगा। नहीं होती है।
आप मैं- देखो कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलके जनता का साथ लेके और सरकार आपके के साथ है ना। सरकार के साथ दबाव बनाए कि जिस तरह आपने माउंट आबू का बायलॉज पास किया उसी तरह माउंट आबू का सालगांव डैम बनना चाहिए। ये एक ये हम विश्वास के आपके साथ हैं। इस तरह का आप आंदोलन करेंगे तो जरूर ये बनेगा, पूरे आम जनता की डिमांड है। जिसमें और आपके साथ सत्ता है। और विपक्ष हो गए। पर हमारी ये कोशिश है कि सालगांव नीड है। एवरीथिंग हैज बीन क्लियर, खाली बजट चाहिए, बजट आ जाएगा जो हमारे को इन्फॉर्मेशन है। इट इज नॉट क्लियर। आपको पता है कि पेंडेंसी क्यों हुई थी, उसके लिए और दबाव बनाना उसके अंदर पड़ेगा। समर्थ सरकार हम के- सरकार के जनता लोकल के स्तर इसके पे दबाव बनाना अंदर पड़ेगा। सत्ता विपक्ष कुछ नहीं है। अगर आपू का सालगांव बनता है तो हम पूर्ण रूप से अपना योगदान देंगे आत्मनिर्भर हो और जाएंगे। हम उसके अंदर सहयोग देंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का, बहुत अच्छी बात है। एक ऑर्बिट बात कर लेते हैं। चुनाव के वक्त कांग्रेस ने भाजपा के बहुत से पदाधिकारियों को अपनी पार्टी में जोड़ा। एक सार्वजनिक समारोह हुआ था, सबको पता है, बहुत सारे लोग उसमें चले गए। गिनती मुझे पता नहीं है। उसके थोड़े दिन बाद, अभी शायद 1-1.5 महीने पहले की बात रही होगी, बाजार से कुछ युवा उनको लाया गया और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। कल एक घटना हुई, एक साथ करीब 38 लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है। क्या ये जवाब है बीजेपी का कांग्रेस को? सर सुरेश जी। ये तो शुरुआत है, क्योंकि 8 महीने में ही माउंट आबू की जनता त्रस्त हो गई है। 8 महीने के अंदर इनको पता चल गया है कि ये खोके चने बाजा गना, वो वाली स्थिति, ये बोलना कुछ, गुमराह करना लोगों को, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। लेकिन अभी 8 महीने हुए, जो इन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा अब तक 8 महीनों में एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। 8 महीने के अंदर अब तक कम से कम 3 बैठकें नगर पालिका की हो जानी चाहिए थी। और माउंट आबू की जनता के लिए आप, मैं बताऊं, इस आपदा की स्थिति के अंदर आप ये इस तरह की जनता की, आबू की जनता ने आपको सामग्री दी, और आप सामग्री देनी है जो जरूरतमंद लोग हैं, आप उनके घर पे जाकर डब्बे चेक कर रहे हो कि आपके घर में आटा है कि नहीं है, फिर हम आपको सामग्री देंगे। माउंट आबू के साथ ऐसा नहीं है। वो आपके साथ उस फेवर में वो लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं आपके साथ- लोगों के घरों में आकर आपने चेक करा कि आपके घर में आटा है नहीं है, क्या वो 4 दिन भूखा रहकर फिर जाएगा वो मैं आपके साथ कि आप ये हमारे को सामग्री दें, और ऐसे शब्दों का उपयोग कि आपके गले में मंगलसूत्र है, इसको बेच के अपने परिवार का पालन पोषण कर दें, क्या ये शब्द होने चाहिए? माउंट आबू की जनता को गुमराह किया गया है, गरीब को बिल्कुल गरीबों के साथ, मतलब ये स्थिति कि उसने यदि कोई बात कह दी तो आपने मीडिया में आके ऐसा क्यों कह दिया? अरे यार, उसको जरूरत थी, पेट है उसका, अब उसको रोजगार नहीं था, और जनता ने दिया, आबू की पब्लिक ने दिया, भामा साहू ने दिया, आपको बांटने में कहां तकलीफ थी? ये बहुत बांटना दुखद चाहिए था। आपका लेकिन माउंट आबू के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। उसमें मिसमैनेजमेंट बहुत हुआ नहीं, है। वास्तव में ये दुखद स्थिति है। बहुत दुखद स्थिति रही है नहीं, ये। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, क्या राजनीतिक विचारधारा में बदलाव आ रहा है माउंट आबू के लोगों में? 100%। चेंज आ रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जिन 38 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, उसमें सबसे चौंकाने वाला एक नाम है यहाँ के होटल व्यवसायी मुकेश लालवानी। बहुत सारी तालियां बजी थी जब उन्होंने ज्वाइन किया। पूरा उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो कांग्रेस कांग्रेस के में। लिए। मैं आपको बताना, लेकिन ये क्या संकेत है, आप इसको किस तरह समझते हैं? ये देखिए, अभी तो हवा एक, ये नहीं कि एक हवा चल रही है और कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कौन सी पार्टी अच्छी है, किसके साथ जुड़ना चाहिए, कौन से अच्छे परिवार के लोग हैं उनके साथ जुड़ना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा आपको, ये हमारे जो विकास जी हैं, जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये उसके सम्मानित मेंबर थे, और जब वो बोर्ड बना, इनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो रहे थे। दुर्भाग्य, हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता है। हमारे एक छोटा सी पार्टी का कार्यकर्ता होता है, उसका भी मान सम्मान होता है, कहीं जिले के खिलाफ ऐसा नहीं होता। हमारे ही पार्टी के लोग हमारे ही लोगों को दबाए, ऐसा हमारी पार्टी में नहीं होता है। ओके, धन्यवाद आप सभी को। बहुत लंबी चर्चा है और मुझे लगता नहीं है कि इस तरह के 1-2 सेशंस में हम किसी फाइनल रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप सभी लोगों का शुक्रिया। मैं पार्षद सुनील आचार्य, नेता प्रतिपक्ष, पार्षद विकास जी अग्रवाल कांग्रेस से, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेश टिंगर जी और अशोक वर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। अभी अपन ने बात करी कांग्रेस बीजेपी, और दुखी तो मैं भी हूँ, आबू का एक आदमी हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके कैसे भी इस प्लेटफॉर्म को, जो भी तकलीफें हैं, कैसे भी क्लियर करें
और जो भी नासूर है आबू के, और मैं जो रात को बताता हूँ कोरोना, उस कोरोना को ढूंढ के हाँ। उसको खत्म करें तो पूरी जनता तरस और मस्त हो जाएगी। नहीं बिल्कुल, हम सभी आपके साथ हैं, कोरोना को ढूंढेंगे। मैंने तो ढूंढा हुआ ही है, सबको पता है। थोड़ा सा समय लगेगा मेरे को लाने को, मैंने तो ढूंढा हुआ ही है। कोरोना सबको पता है। मैंने तो ढूंढा हुआ है, मैं बिल्कुल खुला बोलता हूँ, मैंने तो ढूंढा हुआ है, और जनता को भी मालूम है कौन है कोरोना होगा। मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर। लेकिन जो लोग नहीं आ पाए हैं हमारे पास, मैं पालिका अध्यक्ष जीतू राणा, पालिका उपाध्यक्ष रणजीत बनोथा, नारायण सिंह जी भाटी और हमारे पार्षद अमित मकवाना जी यहाँ हमारे साथ नहीं जुड़ सके हमसे। मैं उनसे एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ। हमें मलाल है इस बात का, बहुत अच्छी चर्चा रही, मलाल है हमें। वो आते तो मैं दावा करता हूँ मैं उनको यहाँ से इस शहर की दुआओं से माला माल करके भेजता। मुझे अफसोस इस बात का हमेशा रहेगा। हम अगले सत्र में उनसे एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे वो हमारे साथ आए, सीधी बात करें आपसे। मैं इस आज के इस कार्यक्रम में जो मेरे सहयोगी हैं, आवाज इंडिया न्यूज से अभिषेक फिंगर और न्यूज ऑफ माउंट आबू से अश्विन वाघेला, आप दोनों के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं था। मैं उन दोनों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सभी का जो इतनी देर से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मुझे लगता है एक दो और चर्चाओं की जरूरत होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का यही प्यार मुझे मिलेगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू। थैंक यू।